हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। गाइस, आप सभी को पता है हमारे इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इसमें से जो सेकंड हेड ऑफ इनकम होता है वो होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये 2024 में इंटरिम बजट आया 23 जुलाई 2024 को, और इस बजट ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चेंज किया। इसके बाद इस साल जो बजट आया 1 फरवरी 2025 को, इस बजट 2025 ने भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चेंज किया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही चेंजेस, बजट 2024 और बजट 2025 के, ये दोनों ही चेंजेस एप्लीकेबल कब से हो रहे हैं? तो ये एप्लीकेबल हो रहे हैं 1 अप्रैल 2024 से। ओके, मतलब ये किस साल के लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। इसका मतलब ये है कि अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर फाइल होंगी इस साल, कब तक फाइल होंगी? 31 जुलाई 2025 तक। तो इस वाली जो आईटीआर फाइल होंगी इसमें बजट 2024 और बजट 2025 दोनों के ही चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि क्या है ये चेंजेस। डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कब मानी जाएगी, इसके लिए 3 कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी होता है। अगर 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो वो इनकम बन जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि एक बिल्डिंग होनी चाहिए, कोई बिल्डिंग हो और उसके आसपास की कोई लैंड हो। इससे जो इनकम अर्न कर रहा है कोई पर्सन, तो वो इनकम बन जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर किसी पर्सन के पास केवल लैंड है, कोई उस पर कोई बिल्डिंग नहीं है, केवल लैंड है और इस लैंड को उसने किराए पर दे दिया है और इससे वो रेंटल इनकम को अर्न कर रहा है, तो क्या ये इनकम जो होगी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी? देन आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उस लैंड पर बिल्डिंग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह की इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी, बल्कि ये इनकम बन जाएगी उस पर्सन की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक केस ये भी हो सकता है कि उस पर्सन का बिजनेस ही यही है कि इसके पास कई सारे प्लॉट्स पड़े हुए हैं, उन प्लॉट को ये किराए पर देता है और इससे इनकम को अर्न करता है, इसका मेन बिजनेस यही है। तो इस तरह की इनकम उसकी बन जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब पीजीबीपी की इनकम। राइट, तो बिजनेस है तो पीजीबीपी की इनकम, और अगर बिजनेस नहीं है, कैजुअली अगर रिसीव करा है, तो वो अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी। सेकंड कंडीशन फुलफिल क्या होनी जरूरी है? कि वो पर्सन इस प्रॉपर्टी का ओनर होना जरूरी है। राइट, तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन है मिस्टर एक्स। इनके पास एक बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग के ओनर है। ये इस बिल्डिंग को लेट आउट कर देते हैं, मतलब किराए पर दे देते हैं मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई से अर्न करते हैं रेंटल इनकम। मिस्टर वाई इनको रेंट पे करते हैं। अब क्योंकि मिस्टर एक्स के पास एक बिल्डिंग है, वो इस बिल्डिंग के ओनर है और वो रेंट को रिसीव कर रहे हैं, तो ये इनकम मिस्टर एक्स के हैंड में बन जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। दूसरा केस क्या हो सकता है? मान लेते हैं मिस्टर वाई इस प्रॉपर्टी में खुद ना रहकर इसको सब लेट आउट कर देते हैं, आगे किसी और पर्सन को किराए पर दे देते हैं। मान लेते हैं मिस्टर जेड को किराए पर देते हैं ये, तो मिस्टर जेड से ये क्या कर रहे हैं? मिस्टर वाई रेंट की इनकम रिसीव कर रहे हैं। ये रेंट की इनकम कौन रिसीव कर रहे हैं? मिस्टर वाई। अब क्योंकि मिस्टर वाई इस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, तो मिस्टर वाई को ये जो रेंट रिसीव हो रहा है, क्या ये इनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनेगी? देन आंसर इज नो। ये इनकम इनकी हो जाएगी अदर सोर्सेज की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो पर्सन का ओनर होना भी बहुत जरूरी है। और मान लेते हैं मिस्टर वाई का बिजनेस ही यही है कि ये कई सारे फ्लैट्स इन्होंने किराए पर ले रखे हैं और ये इसको आगे किसी और पर्सन को किराए पर दे देते हैं, उससे इनकम को अर्न करते हैं, इनका बिजनेस है। तो फिर इस तरह की इनकम इनकी बन जाएगी बिजनेस की इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है कि ये पर्सन जिसके पास बिल्डिंग है वो उसका ओनर है, ये कोई बिजनेस या प्रोफेशन रन ना कर रहा हो उस बिल्डिंग में। ओके,
तो कोई पर्सन अगर उस बिल्डिंग में कोई बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है तो फिर इस तरह की इनकम उसकी किस में जाएगी, उसकी पीजीवीपी की इनकम में जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर ये कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में थोड़ा ना जाएगी। तो अगर कोई पर्सन बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो रन ना कर रहा हो तभी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आती है। इन 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो वो इनकम बन जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट चीज, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमारे पास बिल्डिंग तो है पर वो बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में बनने के लिए वो बिल्डिंग रेसिडेंशियल होनी चाहिए या कमर्शियल होनी चाहिए। मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब आपके पास कोई घर है या फिर आपके पास फ्लैट है, और कमर्शियल बिल्डिंग मतलब आपका कोई ऑफिस है आपके पास, या फिर कोई शॉप है, या फिर कोई गोडाउन है, या फिर कोई फैक्ट्री है, या फिर कोई भी कमर्शियल प्रीमाइसेस है। तो इस तरह उसको ऑफिस को या फिर शॉप को आप रेंट पर चढ़ाते हो, उससे रेंटल इनकम अर्न करते हो, तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बन जाएगी? देन आंसर इज यस। बस 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी, क्या कि बिल्डिंग होनी चाहिए, आप उसके ओनर होने चाहिए और उसमें कोई बिजनेस या प्रोफेशन रन ना कर रहे हो, तो आपकी वो जो इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बन जाएगी। बिल्डिंग रेसिडेंशियल भी हो सकती है, बिल्डिंग कमर्शियल भी हो सकती है। अब अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज कर सकते हो? उसमें आप या तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा हो आपने, मतलब आप खुद रह रहे हो, या हो सकता है आप उसको लेट आउट कर दो, मतलब आप उसको किराए पर चढ़ा दो, या हो सकता है आप उसमें कोई अपना बिजनेस कर लो छोटा सा, या फिर अपना कोई ऑफिस खोल लो, मतलब प्रोफेशन रन कर रहे हो। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास कमर्शियल प्लेस है, ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उस कमर्शियल बिल्डिंग को आप सेल्फ ऑक्यूपाई तो करोगे नहीं, आप रहोगे तो नहीं, तो आप उसको लेट आउट कर सकते हो, मतलब आप किराए पर चढ़ा सकते हो, या हो सकता है आपने खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें, या फिर कोई प्रोफेशन कर रहे हो। ओके, अब मैंने जब आपको 3 कंडीशंस बताई थी, उसमें 3rd कंडीशन क्या थी कि कोई बिजनेस या प्रोफेशन अगर आप करोगे तो वो बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। तो इस वाले केस में अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन करोगे तो क्या ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी? देन आंसर इज नो। किसकी इनकम बन जाएगी? ये पीजीवीपी की इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। तो ये हट गई। अब अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है, मतलब आप घर में रह रहे हैं, क्या आप उससे कोई इनकम अर्न कर रहे हैं? क्या वो आपको कोई इनकम दे रहा है घर? देन आंसर इज नो। फिर भी उसकी कंप्यूटेशन इनकम टैक्स में की जाती है। कैसे? सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है? निल, क्योंकि हमें यहाँ से कोई इनकम नहीं मिल रही। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसकी निल होती है, इसमें से माइनस करते हैं अगर आपने इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में कोई होम लोन लिया है, उस होम लोन की आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट गवर्नमेंट अलाउ करती है माइनस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जब उसकी कंप्यूटेशन की जाती है इनकम टैक्स में, तो वो या तो निल आएगी अगर आपका कोई होम लोन नहीं है, और अगर होम लोन है आप उसकी इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो हमेशा लॉस आएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको बेनिफिट देती है। क्या बेनिफिट देती है? इस लॉस का। अगर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपका लॉस है, तो इस लॉस से क्या हो जाएगा, आपकी जो अदर इनकम है वो या तो कम हो जाएगी, या फिर कोई और इनकम नहीं है तो आप उसको नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगले 8 साल अपनी कोई और इनकम को कम कर सकते हो, राइट। रखिए कि ये लॉस तभी अलाउड है, सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड, जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं तो ये डिडक्शन ही अलाउड नहीं है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं तो आप जो इंटरेस्ट है इसको माइनस नहीं कर सकते, ये लॉस नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरा, अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है तो फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो इसकी आएगी, अमाउंट आपको रेंट रिसीव हो रहा है, इनकम हो रही है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। अब इसमें से 3 खर्चे गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। पहला खर्चा क्या है? म्यूनिसिपल टैक्स आप जो पे करते हो, ओनर जो म्यूनिसिपल टैक्स पे करता है, क्या? वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, इससे ये रेंट का इनकम कम हो जाती है। तो नेट अमाउंट जो आता है वो आ जाती है नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें से दूसरी डिडक्शन जो गवर्नमेंट अलाउ करती है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। 30% एट ऑफ डिडक्शन गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि नेट एनुअल वैल्यू का 30%।
क्या कि जैसे आपने अपनी जो प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हो आप उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करते होंगे, तो गवर्नमेंट कहती है आपने कितना भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया हो, चाहे आपने कम किया हो चाहे ज्यादा किया हो, एक्चुअल बेसिस पे हम अलाउ नहीं करेंगे। 30% की हम स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको आपके खर्चे की दे देती हैं। थर्ड डिडक्शन क्या है, आप जो इंटरेस्ट पे करते हो होम लोन की, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन अगर आप पे करते हो तो वो एक्चुअल बेसिस पे जितना आप पे कर रहे हो उतना गवर्नमेंट अलाउ कर देती है। तो इस वाले केस में तो 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट अलाउ होगी, और यहाँ पे भले ही आप 4 लाख रुपए की भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो अलाउ हो जाएगी। तो यहाँ पर लेट आउट के केस में आपकी इनकम भी हो सकती है, राइट, या आपका लॉस भी हो सकता है कि आपके ये जो 3 खर्चे हैं ये ज्यादा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका लॉस हो गया तो लॉस अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो ना ही वो सेट ऑफ करने दिया जाएगा ना ही वो कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाएगा। ये लॉस सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड आप तभी कर सकते हो जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करोगे। इसी तरह से अगर आपका कोई शॉप है या फिर कोई ऑफिस है, आपने उसको किराए पर चढ़ा रखा है, उससे इनकम अर्न कर रहे हो, तो उसकी कंप्यूटेशन भी सेम वे में की जाएगी जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको, राइट। ये चीज बेसिक आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में हम समझते हैं कि ये एक पर्सन है मिस्टर एक्स, इनके पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इनके एक फैमिली को दे रखा है ये फ्लोर, यहाँ दूसरी फैमिली को, यहाँ तीसरी फैमिली को, तो 3 फैमिली से इनको किराए की इनकम रिसीव हो रही है, इन्होंने लेट आउट किया है, इनको रेंट रिसीव हो रहा है। तो वो रेंट की इनकम क्या बन जाएगी, इनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, राइट, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी के ओनर है, उनके पास एक बिल्डिंग है, उसके वो ओनर है और वो कोई बिजनेस और प्रोफेशन भी रन नहीं कर रहे हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मिस्टर एक्स है, इनके पास सेम बिल्डिंग है, 3 फ्लोर है इसके, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। इन्होंने क्या किया है, इस बिल्डिंग को पीजी बना दिया है, पीजी बना सकते हैं या फिर गेस्ट हाउस बना दिया या कोई होम स्टे बना दिया है, और वो इसको क्या करती हैं, लेट आउट करती हैं और वो इससे इनकम को रिसीव कर रहे हैं। अब मिस्टर एक्स कह रहे हैं कि ये जो मैंने पीजी बना रखा है ये मेरा बिजनेस है, तो मैं जो लेट आउट करके इनकम को रिसीव कर रहा हूं ये मेरी बिजनेस की इनकम है, राइट। अब क्योंकि ये मेरे बिजनेस की इनकम है तो मैं इसको अपने पीजीबीपी में दिखाऊंगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मेरी ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, ठीक है। अब जब ये अपने बिजनेस की इनकम में दिखाएंगे तो ये क्या करेंगे, अपना P&L अकाउंट बनाएंगे। जब ये अपना P&L अकाउंट बनाएंगे तो मान लो ये रेंट कितना रिसीव कर रहे हैं, 10 लाख रुपए का रेंट रिसीव कर रहे हैं ईयरली। अब ये इसमें से अपने खर्चे दिखा देंगे, ये बता देंगे मैंने इसमें म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, ठीक है, मैंने इस प्रॉपर्टी की प्रेमाइसिस की सेफ्टी के लिए गार्ड रख रखे हैं, सुबह का गार्ड अलग है, शाम का गार्ड अलग है, दोनों की सैलरी मैं पे करता हूं, ओके। मैंने इस प्रॉपर्टी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस में खर्चा किया, इस मेरा टेलीफोन एक्सपेंडिचर हो गया, यहाँ पे जो पीजी में लोग रहते हैं उनको हम फूड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए मैंने कुक रख रखे हैं, और मेरे अदर जो एक्सपेंडिचर होते हैं राशन पानी के वो उन्होंने यहाँ पर लगा लिए। मैंने इस प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग के लिए एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, मैं उसको भी सैलरी पे करता हूँ, अकाउंटेंट की सैलरी हो गई। उसके लिए मैं कंप्यूटर भी लेके आया हूँ, उसकी डेप्रिसिएशन ये हो गई। उसकी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है वो खर्चे की डिडक्शन ले लेते हैं। इसी तरह से उन्होंने कोई इंटरेस्ट भी, जो इनका होम लोन भी चल रहा है इस प्रॉपर्टी पर और वो इसकी इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन भी ले लेते हैं। इस तरह से वो n नंबर ऑफ डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर्स को क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के बाद में ये अपना दिखाती हैं प्रॉफिट, ठीक है, 10 लाख में से सारे एक्सपेंडिचर हो गए और इनका आया फिर उसके बाद में प्रॉफिट इन्होंने दिखा दिया 2 लाख रुपए का। अब आपको पता है कि आप ईयर 24-25 में अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करोगे तो 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना,
बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी है, 3 लाख रुपए, 3 लाख तक आपको टैक्स ही पे नहीं करना। तो यहाँ पे ये कोई टैक्स ही पे नहीं कर रहे होंगे तो बहुत मिनिमम टैक्स पे कर रहे होंगे। इस तरह की टैक्स प्रैक्टिस गवर्नमेंट ने नोटिस की, क्योंकि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को दिखाएंगे तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में तो केवल 3 डिडक्शंस अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिक्स्ड डिडक्शंस है और फिर उसके बाद में आपकी इनकम आ जाती है। लेकिन जब आपकी पीजीबीपी की इनकम बन जाती है ना, तो टैक्स प्लानिंग का बहुत अच्छा स्कोप होता है, क्योंकि पीजीबीपी की इनकम में रेवेन्यू पर टैक्स नहीं लगता, बल्कि टैक्स किस पर लगता है, प्रॉफिट पर, जिसमें आप काफी सारे खर्चे जो हैं उनको माइनस करके जो प्रॉफिट आता है उस पर लगता है। तो यहाँ पर टैक्स प्लानिंग का अच्छा स्कोप होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला हमको तो यहाँ पर टैक्स ही नहीं मिल रहा, या मिल रहा है तो बहुत ही कम टैक्स मिल रहा, हमारा तो टैक्स लॉस हो रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने बजट 2024 में एक अमेंडमेंट प्रपोज की। अमेंडमेंट क्या थी, गवर्नमेंट ने सेक्शन 28 जो कि पीजीबीपी का सेक्शन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का, उसमें एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की, नई एक्सप्लेनेशन आई, एक्सप्लेनेशन 3। उस एक्सप्लेनेशन में लिखा कि अगर किसी पर्सन की इनकम होती है किससे, लेट आउट करने से, लेट आउट की है उसने क्या, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, तो उससे वो जो इनकम रिसीव कर रहा है तो वो पीजीबीपी की इनकम नहीं बनेगी, हमेशा बनेगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये किसमें लिखा है इन्होंने, पीजीबीपी के सेक्शन में एक्सप्लेनेशन को इंसर्ट करके लिखा है। इसका मतलब अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और उसको लेट आउट किया है और उससे इनकम हो रही है, चाहे वो इस तरह की इनकम हो या फिर इन्होंने कुछ भी अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस वो दिखा के इनकम को जनरेट कर रहे हो, कोई भी हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उसको लेट आउट किया है, इससे जो भी इनकम हो रही है तो अब वो हमेशा किसकी इनकम बनेगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनेगी, बिजनेस की इनकम वो नहीं होगी, राइट। ये चेंज आया है बजट 2024 में, जो कि 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होगा। अब देखते हैं दूसरा चेंज। दूसरा चेंज क्या है, मिस्टर एक्स है, इनके पास कई सारे घर है, इनका एक घर कानपुर में है, एक घर लखनऊ में है, एक घर आगरा में है, एक घर मथुरा में है, और ये रहते कहाँ पर है, नोएडा में इनकी जॉब है, तो ये नोएडा में रहते हैं। अब इन्होंने बोला कि मेरी जॉब है नोएडा में, तो यहाँ पे भी मैं एक घर खरीद लेता हूँ जब मुझको यहीं रहना है। तो जो कानपुर का घर है वो इन्होंने लेट आउट कर रखा है, मतलब किराए पर चढ़ा रखा है। लखनऊ का घर भी इन्होंने लेट आउट कर रखा है। ये इन दोनों घरों से तो इनको रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। जो आगरा वाला घर है उसमें कोई नहीं रहता, खाली पड़ा है, तो जब घर में कोई नहीं रहता, ना ही खुद रह रहे हो ना ही कोई किराएदार रह रहा है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मथुरा का घर भी खाली पड़ा है, उसमें भी कोई नहीं रह रहा, और इस वाले घर में ये खुद रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो ये हो गई इनकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रॉपर्टी लेट आउट होती है वहां से तो इनकम गवर्नमेंट को मिलती है, लेकिन जब प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई होती है तो इस केस में जो इनकम होती है वो तो निल होती है, या फिर अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो उस वाले केस में आप जो इंटरेस्ट पे करते हो तो लॉस आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर भी कोई इनकम जो टैक्स है वो नहीं मिल रहा, यहाँ भी कोई इनकम इनकी नहीं है, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा और ना यहाँ मिल रहा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है अगर पर्सन के पास कई सारे अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पड़ी है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पड़ी है। तो गवर्नमेंट ने बोला, सेक्शन 23 सबसेक्शन नंबर 2 है इसका, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपके पास कई सारे घर है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर अनऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड क्यों है, क्योंकि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, या फिर किसी जॉब में हो आप, जिसकी वजह से आपको कहीं और रहना पड़ रहा है, ठीक है, इस वजह से आप उस घर में नहीं रह पा रहे हो, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप किन्हीं भी 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, ठीक है। तो इस घर को में तो ये खुद रहती हैं, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ही। अब इन मिस्टर एक्स के पास ऑप्शन है कि आगरा वाला या घर या मथुरा वाला घर, कि इन 2 में से कोई भी एक घर मान लो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, मथुरा वाला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 घर इनके हो गए सेल्फ ऑक्यूपाइड, इनकी इनकम क्या हो जाएगी, या तो निल होगी या फिर इन पर लॉस आएगा। और जो बचे हुए घर हैं जो अनऑक्यूपाइड है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसको मान लिया जाएगा डीम्ड लेट आउट। डीम्ड लेट आउट मतलब ये लेट आउट नहीं है, किराए पर नहीं चढ़ रखे, पर क्या माना जाएगा कि इनको भी किराए पर चढ़ा रखा है। इस वाले केस में भी इनकी कंप्यूटेशन ऐसे ही की जाएगी,
जैसे कि यहाँ पर की गई है लेट आउट वाले केस में। बस इसमें जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब हम लेट आउट करते हैं तो हमें रेंट तो मिल रहा है, लेकिन जब हमें डीम्ड लेट आउट है जिसमें हमें रेंट नहीं मिल रहा, तो उस वाले केस में यहाँ पर रेंट क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब अगर आप इसको प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाते तो आपको कितना रेंट रिसीव होता, तो इस वाले केस में भी इनकम निकल कर आ जाती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है कि इस तरह के घर पर भी टैक्स ले लेती है। तो अगर आपके 2 घर को तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, उससे ज्यादा अगर आपके घर हैं जो खाली पड़े हैं या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उनको क्या माना जाएगा, डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। इस तरह से चल रहा था। 25 में चेंज क्या किया गया कि अगर आपके पास कई सारी प्रॉपर्टी हैं और वो अनऑक्यूपाइड है किसी भी रीजन की वजह से, तो 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई मानी जाएंगी और बाकी की प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट मानी जाएंगी। मतलब केस सिंपल है कि पहले भी 2 प्रॉपर्टी थी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाती थी, अभी भी 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई मानी जाएंगी। बस पहले क्या था कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था अनऑक्यूपाइड था, क्योंकि आप बिजनेस या प्रोफेशन करते थे अपना, जिसकी वजह से आपको कहीं और रहना पड़ रहा है, इस वजह से अनऑक्यूपाइड था। अब लिख दिया है कि अनऑक्यूपाइड है ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से अनऑक्यूपाइड है। तो 2 प्रॉपर्टी क्या मानी जाएंगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएंगी और बाकी की प्रॉपर्टी क्या मान ली जाएगी, डीम्ड लेट आउट मान ली जाएगी। तो ये 2 चेंजेस हैं जो कि एप्लीकेबल होने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।